अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा। उम्मीद है कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि एजाज़ सैयद इस टाइम अमेरिका में हैं और मैं इधर से अकेले ही प्रोग्राम कर रहा हूं। आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। अच्छी खबर इस सेंस में कि पाकिस्तान को $2 बिलियन सऊदी अरब से आ गए हैं और हम हमारे कुछ दिन फिर खैर खैरियत से गुजर जाएंगे। और लेकिन आज हम जिस इशू पे बात करने जा रहे हैं वो भी डॉलर्स के बारे में है। वो भी एक डॉलर्स की तलाश में, यूरो की तलाश में ट्रेजडी का शिकार होने वाले पाकिस्तानियों के बारे में है। आपके नॉलेज में होगा उस कश्ती के बारे में जो कि यूनान के साहिल के करीब डूब गई और ये 14 जून को ये वाक़या पेश आया, जिसमें कोई 250 से ज़ायद पाकिस्तानी थे। इसके अलावा कोई शाम के लोग, मिस्र के लोग और एक और लेबनान के लोग भी उस कश्ती में सवार थे। और ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो बेचारे सरवाइव नहीं कर पाए। तो एक फैमिलीज़ में एक बड़ी ट्रेजेडी है। तो हम आज इस मौजू पर बात करेंगे। और उन जाम भाग होने वालों में एक लड़का था जिसका नाम था मुसाइब। तो मुसेब। तो मुसेब जो है, मुसेब ने ये गुजरात का लड़का था और इसने मैट्रिक किया। और जिस तरह आजकल बहुत सारे लड़के रोज़गार की तलाश में बाहर जाना चाहते हैं, तो वो भी अपने वालिद को इसरार करने लगा कि मेरे लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त करें। तो मुसेब के वालिद का नाम है सरफराज और ये सूकलां एक गांव है गुजरात में, उधर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सरफराज जो है उसके पास एक टैक्सी है और 4 बेटों का बाप है। और सरफराज साहब जो हैं उन्होंने सोचा कि मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी टैक्सी फिर बेच देता हूँ और अपने बेटे को मैं इटली भेज दूँगा। तो चलें, ये उधर पैसे कमाना शुरू हो जाएगा। हमें ये भी ये टैक्सी वाली जो कमी है ये भी पूरी हो जाएगी जब ये उधर कोई कमाने के काबिल हो जाएगा। और उनके गांव में 2 एजेंट्स थे जो कि बंदे बाहर लेकर जाते थे। और उन्होंने मुतालबा किया कि हमें 30 लाख रुपया दिया जाए। तो इन्होंने ये तय हुआ जी कि एडवांस जो है वो 25 लाख रुपया देंगे और जब लड़का उधर पहुंच जाएगा तो फिर जाके आपको 5 लाख जो है वो एंड पर दिया जाएगा। गांव के को 2 मोतबर लोग थे, उनकी मौजूदगी में पैसे अदा किए गए 25 लाख रुपया, ताकि वो गवाह रहें। और जो मुसेब है ये इसको बिरून मुल्क भेज दिया गया। अब ये है कि जब बिरून मुल्क जाते हैं तो अब एजेंट हजरात जो हैं वो कहते हैं जी कि अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि जिसमें लड़के जो हैं वो ज़मीनी रास्ते से जाते हैं। अब तो हम हवाई रास्ते से लेकर जाते हैं उनको, जो बजरिया हवाई जहाज़ हम उधर लीबिया में लेकर जाते हैं। तो लेकिन ये कहानी सारी दुरुस्त नहीं है। होता ये है कि ये इनको इधर से लीबिया लेकर जाते हैं, 2 रास्ते में ट्रांजिट आते हैं, दुबई में पहले रुकते हैं, उधर से कुछ जहाज़ बदलते हैं और फिर वहाँ से मिस्र जाते हैं और मिस्र से फिर लीबिया जाते हैं। तो लीबिया से उनको आगे लेकर जाते हैं कश्तियों के ज़रिए। और जिस तरह की कश्ती वो उस दिन एक हादसे का शिकार हुई। पहले भी लोग जो हैं इसी तरह अपनी जान को दांव पर लगाकर जो है वो रोज़गार की तलाश में यूरोप में दाखिल हो रहे होते हैं। तो 14 जून को ये वाक़या पेश हुआ है और 13 जून की रात, यानी कि मंगल की रात को फ़ोन आया सरफराज साहब को, जिनका बेटा, जिसका मुसैब का हमने पहले ज़िक्र किया है। तो सरफराज साहब को फ़ोन आया उन 2 एजेंट्स का जिन्होंने 25 लाख रुपया लिया हुआ था। उन्होंने कहा जी कि आपको मुबारक हो कि आपका बेटा इटली पहुंच गया है और आप जो है ना वो बाकी वाला 5 लाख रुपया भी दे दें। सरफराज साहब जो हैं उन्होंने घर में जश्न मनाया जी कि बेटा पहुंच गया है। उन्होंने कहा जी कि उनसे बात भी हो जाएगी। लेकिन उनकी खुशी जो है वो बड़ी मुख्तसर साबित हुई, क्योंकि रात को फ़ोन आया और अगले दिन सहरी के टाइम, बुध के रोज़ सहरी के टाइम, उनका बेटा उस कश्ती में सवार था जो कश्ती डूब गई और उनका बेटा भी साथ डूब गया। और जो सरफराज साहब हैं उनकी उम्मीदें भी डूब गईं और उनकी सारी इन्वेस्टमेंट भी डूब गई। टैक्सी भी गई, बेटा भी गया, पूरे पैसे भी गए। पछतावा पछतावा और गम ही पीछे रह गया। अब ये है कि ये वारदात होती किस तरह है। तो ये एक सवाल ये है कि मैंने गुजरात का जिस तरह ज़िक्र किया कि ये गुजरात से ही क्या गुजरात में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं? अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि सबसे ज़्यादा ही नहीं जाते, इस कश्ती में भी जो सवार थे उनकी अक्सरियत जो है वो गुजरात से थी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जो हमारी वजारत ख़ारजा जिसको हम कहते हैं,
उसने जो अभी तक फिगर्स रिलीज़ किए हैं या आगे FIA को दिए हैं कि जो कश्ती में सवार लोग थे उनके बारे में, उनमें अक्सरियत जो है वो फिर गुजरात की थी और तकरीबन 163 लोग जो हैं वो गुजरात से थे। दूसरे नंबर पे गुजरांवाला आता है जिसके कुछ 60 लोग थे। बाकी जो हैं किस जगह से कुछ 9 बंदे थे, किसी जगह से 1 बंदा था, किसी जगह से 10 बंदे थे। तो ये सबसे ज़्यादा फिर गुजरात से और दूसरे नंबर पे गुजरांवाला। तो ये गुजरात से लोग क्यों जाते हैं? एक तो ये है कि गुजरात से पहले भी लोग गए हुए हैं, तो लिहाजा कई ऐसा भी है सिस्टम कि जो लोग पहले एजेंटों के ज़रिए गए हैं वो उधर जाकर भी एजेंट बने हुए हैं। वो उधर जो हैं बाकी जो अपने गांव के लोग हैं जब वो वापस आते हैं तो उनकी जो ठाठ बाट है लोग शान देखते हैं जी कि इन्होंने बड़े बड़े घर बना लिए हैं और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रखी हुई हैं और शादियों पे जो है वो करोड़ों के हिसाब से पैसे खर्च कर रहे होते हैं। तो वो उनको भी एक हसरत आती है कि हम उनको कहते हैं जी हमारे बेटे को भी ले जाएं। वो फिर किसी एजेंट का हवाला देते हैं और ख़ुद भी एजेंट बने होते हैं। कोई एजेंट के साथ कोई ख़ुद तय किया और वो लड़के को बाहर बुला लिया। और दूसरा ये है कि उधर एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड बिज़नेस भी है। अब ये है कि जब से ये कश्ती वाला वाक़या हुआ है तो उसके बाद FIA गुजरात जो है वो हरकत में आ गई है और इस दौरान इन्होंने कोई तकरीबन 110 से ज़्यादा FIR दर्ज की हैं। कोई तकरीबन 92 ऐसे केसेस 92 ह्यूमन स्मगलर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि जो इंटरव्यूज़ वगैरह किए लोगों के साथ तो पता चला कि किस किस को एजेंट को उन्होंने पैसे दिए। तो कोई तकरीबन 92 के करीब लोग इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं और उनमें से कुछ 40 के करीब जो लोग हैं वो उन्होंने गिरफ़्तार भी कर लिए हैं। अब ये है कि जो मेरी जो इन्वेस्टिगेटर से भी बात हुई तो पता चला कि बहुत सारे लोग जिनके बच्चे उस ट्रेजेडी की नज़र हो गए हैं वो भी FIR कराने को तैयार नहीं है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि उधर जाकर ख़ुद ही घर वालों से पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जो ख़ुद यानी कि FIA के लोगों ने जाके FIRs जो हैं वो कराई हैं। कोई तकरीबन 4-5 से ज़्यादा 4-5 ऐसे केसेस आए हैं कि जिधर लोगों ने FIR कराई हैं, बाकी FIA वाले ख़ुद ही करते रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अनफॉर्चुनेट है गो के, लेकिन बड़ी हैरान कुन है कि उसमें एक गुजरात की एक सन्यारा फैमिली है। सन्यारा जो है वो जो गुजरात या गुजरांवाला के इलाके से लोग रहते हैं उनको पता है कि सन्यारे जो ज्वेलर्स हैं उनको कहते हैं। तो एक सन्यारा है आसफ सन्यारा। आसफ सन्यारा जो है वो रिंग लीडर है। वो लीबिया में होता है और उसके 2 और भाई जो हैं वो भी लीबिया में होते हैं। उधर एक शहर है बेनगाज़ी, उधर से ऑपरेट करते हैं। उनका आगे पूरा एक नेटवर्क है एजेंट्स का और वो एजेंट्स जो हैं वो इधर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे फैले हुए हैं। ज़्यादातर अगेन फिर गुजरात और गुजरांवाला में वो पाए जाते हैं। तो करते क्या हैं कि आगे एजेंटों के आगे फिर सब एजेंट्स होते हैं। वो इनके ज़रिए वो बच्चे घेरते हैं, उनको ये बताते हैं जी कि आप का मुस्तकबिल रोशन है, आप अगर यूरोप जाना चाहते हैं तो आएँ। हालांकि जो लोग बंदे 30 लाख रुपया दे के यूरोप जाते हैं, अगर वो सोचें तो वो कोई हुनर सीख के इधर 30 लाख रुपया लगा लें तो अच्छा कारोबार शुरू हो सकता है। ये कोई गैर ज़रूरी जस्टिफिकेशन मैं नहीं मानता जी कि नहीं जी इधर बेरोज़गारी है। भाई बेरोज़गारी है, अगर आप 30 लाख रुपया लगा सकते हैं बाहर जाने के लिए तो 30 लाख रुपया अगर आपने कोई हुनर सीखा हो तो आप कोई अच्छा अपना कारोबार इधर शुरू कर सकते हैं। उधर भी जब जाते हैं लोग तो पता नहीं साल हर साल उधर पासपोर्ट की तलाश में रहते हैं, इतनी देर छुप छुपा के काम करते हैं और फिर कोई 5-10 साल बाद कोई इनकी सुनी जाती है। तो वो पैसा अगर इधर लगाएं तो अच्छे पैसे बना सकते हैं। एनीवे बैक टू द इशू। तो वो जो आसफ सन्यारा है, आसफ सन्यारा का एक अपना एक नेटवर्क है। उधर उसने सेफ हाउस बनाए हुए हैं, उधर उसका यानी फार्म हाउस हैं उधर समंदर के पास और उधर से वो बंदे आगे भेजते हैं। और होता क्या है कि जो लड़के इधर से जाते हैं इनको चूँकि लीबिया में फ़्लाई कराते हैं वाया, जिस तरह मैंने पहले बताया कि दुबई और मिस्र से होते हुए, तो इनको लीबिया का वीज़ा जारी किया जाता है। तो उधर लीबिया में उनका इतना असर और रसूख है, कुछ जो लीबिया के लोग हैं वो उनके साथ मिले हुए हैं, तो उनका इतना असर और रसूख ज़रूर है कि वो उधर से लीबिया का वीज़ा भी उन्हीं को इशू होता है। तो लिहाजा उनकी एजेंटों पर भी एक मुनाफली हासिल है। जितने भी एजेंट जा रहे होते हैं वो उनके ज़रिए अपने बंदे भेज रहे होते हैं। फिर जब बंदे उधर जाते हैं फिर आगे सारे जो एजेंट हैं उनका जो रेवड़ है वो अलग अलग रखा जाता है। ये फ़लाँ एजेंट के 10 बंदे हैं, फ़लाँ के जो अल्लाह दिता के 15 बंदे हैं,
वो बरकत शफीक के जो हैं इतने लोग हैं, तो ये इस तरीके से वो भी उनके अलग अलग उन्होंने रखे होते हैं। वो उन पे क्या टार्चर होता है, उनके साथ क्या होता है, वो कहानी हम फिर बाद में आपको दोबारा सुनाएंगे। तो जो आसिफ और फिर जो है आगे उनका एक इटली में भी अपना नेटवर्क है कि अगर कोई इटली को खुशकिस्मत पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो फिर आगे उधर वो उनको रिसीव करते हैं। आगे कोई रोज़गार का बंदोबस्त उनकी ड्यूटी नहीं होती, बस उधर तक पहुँचाना होता है। बाज़ का उधर जाके ये फिर असाइलम ले रहे होते हैं, या कुछ जो हैं वो यूनान में ही असाइलम ले लेते हैं अगर उधर साहिल पर पहुँच जाएँ। तो कुछ जो हैं वो रास्ते में रह जाते हैं, जिस तरह ये कश्ती वाले लोग जो हैं रह गए। अब ये है कि आसिफ सन्यारा जो है उसका भाई है सलीम सन्यारा, वो इधर से पकड़ा गया है। और सलीम सन्यारा इस टाइम FIA जिस तरह इनके नाक में दम किया हुआ है एजेंट्स के, और उनको जिस तरह तलाश कर रही है, तो सलीम सन्यारा जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह अपना भाग रहा था। वो पहले कहीं सिंध में, कराची में उसने अपना ली, फिर उसको पता चला कि कराची में भी FIA वाले पीछे पहुंच गए हैं। फिर वो तरबेला डैम वाली साइड पे कहीं जाके छुपा, फिर उसको पता चला कि उधर भी कोई वो इनसिक्योर फील कर रहा है। फिर वो अपने इलाके में वापस आया, कहीं गांव में था किसी जगह पे। FIA वाले जो हैं वो सुराग लगाते हुए पीछे जा रहे थे, तो एक दिन उन्होंने जाके उसको सहरी के टाइम पकड़ लिया। तो सलीम सन्यारा के अलावा और भी कई जो एजेंट्स हैं वो पकड़े गए हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 40 के करीब जो हैं वो पकड़े गए हैं, उनमें 12-14 जो है वो काबिल ज़िक्र हैं, यानी कि बड़े बड़े एजेंट्स हैं। अब ये है कि सलीम ने भी आगे जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो उसने बताया जी कि मैं अपने भाई के लिए काम करता था, और इधर जो कई एजेंट्स थे उनसे पैसे इकट्ठे करने की मेरी जिम्मेदारी थी। तो मैं पैसे इकट्ठे करता था। फिर जो है एक और सेठ साहब थे, सेठ बरकत या क्या नाम था उनका, तो सेठ साहब को वो पैसे देता था। वो सेठ साहब जो हैं वो आगे पैसे हुंडी या हवाला के ज़रिए आगे उधर जो आसिफ सन्यारा है जो उधर लीबिया में है, वो उसको पैसे भेजते थे। तो उसने ये भी इंकशाफ किया कि मैंने को पिछले 9 माह में, कितने 9 माह में मैंने कोई 50 करोड़ रुपया बाहर भेजा है। ठीक है, 50 करोड़ रुपया मुख्तलिफ एजेंट से लेकर मैंने बाहर भेजा है। तो अब यह है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी जो है आसिफ सन्यारा जो है, जो कि इस टाइम लीबिया में है, उसको भी पकड़ने की कोशिश हो रही है। तो FIA वाले जो हैं इसमें काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, जो इंटरपोल के ज़रिए भी उनको अप्रोच किया जा रहा है, उधर के हुकाम को लीबिया में। जो हमारी एम्बेसी है लीबिया में, वो भी उधर जो है मसरूफ़ है इस काम में। और इस टाइम और भी कई लड़के तकरीबन सैकड़ों में हैं, वो भी कोई 300-400 तो हैं कम अज़ कम, जो इस टाइम लीबिया में मौजूद हैं, जो अगली कश्ती का इंतज़ार कर रहे थे, और ये कश्ती जो है दरमियान में रह गई। और ये कश्तियाँ भी ये जो इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसी होती हैं कि बड़ी पुरानी पुरानी कश्तियाँ, फ़िशिंग बोट जो है वो इस काम के लिए उनको ख़रीदा जाता है। अब पुरानी क्यों ख़रीदते हैं, उसकी एक वजह ये है कि इन्हें ये पता है कि जो हमने कश्ती एक दफ़ा ख़रीदी ये वापस नहीं आएगी। ये रास्ते में कहीं कोई कोस्टल गार्ड जो है वो पकड़ लेंगे, या उधर अगर अपने किनारे पर पहुंच गई तो उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा ये एक टाइम ही इस्तेमाल होगी। तो वो पुरानी कश्तियाँ भी इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छी चलती है, यानी वो बेचारे जो लोग हैं वही रिस्क पे, तो वही होते हैं ना, ये जो एजेंट्स हैं वो तो रिस्क पे नहीं होते। और फिर ये है कि उस कश्तियों को चलाने वाले जो पायलट्स हैं, और जो आगे उसमें जो मैकेनिक वगैरह होते हैं, वो भी इन्हीं लड़कों को ट्रेन करते हैं कि वो उस कश्ती को चलाएं। क्योंकि ये भी पता है कि पायलट पकड़ा गया तो फिर अगर कोई इस तरह का कोई आजमूदा पायलट रख लिया जिसका राब्ता इनके साथ वापस रहे, तो वो पकड़ा गया तो वो सारे इनके राज भी बताएगा, इन तक वापस भी लेकर आएगा। तो बड़ा ये ख़तरनाक सफ़र है जिस पर ये लोग जाते हैं। ये एक जो है एक मौत का सफ़र होता है, उसमें कोई बड़ा खुशकिस्मत ही बचता है। तो अब ये है कि इस पर काम तो जारी है, और एक आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये ह्यूमन स्मगलिंग, ये इन लोगों से बचें। ये आपको ये लगता है कि आपके मुस्तकबिल के ज़ामन है, आप अपनी जान पर खेल कर जाते हैं, और ये इस चीज़ का अंदाज़ा उन लोगों को होता है जिनके बच्चे पहले इस ट्रेजिडी की नज़र हो चुके हैं। अभी कोई कल परसों की बात है, मुझे कोई बता रहा था, एक तो ये इस तरह के काम करते हैं, दूसरे लोगों से पैसे बटोरते हैं। मुझे कोई कल परसों किसी ने रब्ता किया मेरे इलाके से ही। उन्होंने कहा जी कि कोई एक ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हमें आया है, और ये ज़रा चेक करा दें कि असली है कि नहीं। जो भेजने वाले हैं उन्होंने तो कहा है असली हैं।
मैंने कहा कितने पैसे लिए हैं? अरे जी कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं लिए हो। मैंने कहा फिर भी को बताओ सही कितने पैसे लिए हैं? अरे जी 6-7 लाख रुपया लिया है। अच्छा वो जो वीज़ा उन्होंने मुझे भेजा, मैंने कहा कि ये तो मुझे जाली लगता है, लेकिन फिर भी मैं चेक कराता हूँ। मैंने एफआईए से भी चेक कराया तो पता चला कि ये जाली वीज़ा है। तो पता चला जी कि उन्होंने 6-7 लाख रुपया ऑलरेडी दिया हुआ है। अब होता ये है कि जब लोग इस तरह के काम में पड़ते हैं तो उनको कुछ समझाने वाला हो तो वो बात सुनने को तैयार नहीं होते। उन्हें लगता है कि जो बताने वाला है ना ये उनसे जेलस है। उनको लगता है कि ये लड़का जब बाहर चला जाएगा तो जितने इसने पैसे भेजने हैं वापस तो हम इससे पीछे रह जाएंगे, लिहाजा ये चूँकि पैसे का मामला है तो हमें लोगों से छुपा के किसी को मशवरा लिए बगैर ये काम करना चाहिए। और फिर जब इस तरह के हादसात होते हैं या वैसे एजेंट्स जो हैं वो धोखा ये दे जाते हैं तो लोग जो हैं उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। तो मेरे भाई मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस तरह के सफ़र करने की बजाय, इस तरह का रिस्क लेने की बजाय, इस तरह की कश्तियों पर बैठने की बजाय खुदारा कोई हुनर सीख लें। इधर पाकिस्तान में 30 लाख से अच्छा काम शुरू हो सकता है, इतने भी हालात ख़राब नहीं हैं। रोना धोना अपनी जगह, हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि 30 लाख से कोई अच्छा काम नहीं हो जाता। 20 लाख से भी हो जाता है। आप जो है बेशक इधर कोई रेडी लगा लें, कोई काम खुद करें, अपने वालदैन के पास रहेंगे, अपने मुल्क में रहेंगे, और इधर जो है यानी कि आप ये पैसे कमा सकते हैं, एजेंटों के ये पैसे नज़र ना करें। तो आज की ये कहानी मेरी ज़ुबानी आपकी नज़र, और अपना ख़्याल रखिएगा। अपने जो कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करते रहें, और कोई इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी हो तो talkshock777 @gmail.com पर हमारे साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।